Hey everybody, in this video we are going to study about complex permanent tissues. The complex permanent tissues are xylem and phloem in plants. In this video we mainly focus on xylem, which is the chief water conducting tissue. So xylem is considered to be water conducting tissue because it helps in the conduction of water and minerals फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स. तो नीचे से जड़ों से पानी को पौधे के टॉप तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो टिश्यूज़ काम आते हैं दे आर द xylem tissues. And the other function that they perform is they provide mechanical support. They provide mechanical strength. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल्स का फ्रॉम रूट्स टू दी टॉप ऑफ द प्लांट. तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस टॉलरेट करने के लिए कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जो है हमारे पास जाइलम प्रोवाइड करता है प्लांट के अंदर. इट हेल्प्स टू टॉलरेट स्ट्रेस, पुलिंग फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, इवन विदाउट टीयरिंग ऑफ, बिना टीयर ऑफ हुए ये जो है हेल्प करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करने में फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट. अगर हम बात करें अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम कि जाइलम के कितने तरह के सेल्स से जो है जाइलम टिश्यू बनता है, तो हमारे पास देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. द फर्स्ट वन इज ट्रैकी, देन द सेकंड इज वेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम फाइबर एंड फोर्थ इज जाइलम पेरेन्काइमा. नाउ लेट्स बिगिन विद द ट्रैकीड्स. तो यहाँ पे ट्रैकीड्स क्या होते हैं? ट्रैकीड्स हमारे पास ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं या ट्यूब लाइक यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत ही एलोंगेटेड होते हैं विद टेपरिंग एंड्स. तो यहाँ बात करते हैं ट्रैकीड्स के ऊपर. अगर ट्रैकीड्स की हमें डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें एक खाली स्पेस है जिसको ल्यूमन बोलते हैं. ये जो टिश्यूज़ हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये तीनों के तीनों आपको डेड नेचर के मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन दी सेकेंडरी वॉल. तो जो सेकेंडरी वॉल है इसमें लिग्निन होता है जिसको सेफ्रोनिन से स्टेन करके आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है. ट्रैकीड्स फाइबर के अंदर आपको बॉर्डर्ड पिट्स नज़र आएंगे. पिट्स क्या होता है? वैसी हमारे पास वॉल, सेकेंडरी वॉल जहाँ सबसे ज़्यादा थिन होती है वॉल, उसको पिट्स बोला जाता है. तो ये जो ट्रैकीड्स है कॉन्टिन्यूस चैनल मेंटेन करने में मदद करते हैं. यहाँ ट्रैकीड्स जो है सबसे ज़्यादा इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. सो द प्रेजेंस ऑफ ट्रैकीड्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. और इनमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स आपको नहीं देखने को मिलते. ट्रैकीड्स तो आपको देखने को मिल गए जो कि डेड हैं, लेकिन वेसल्स आपको नहीं देखने को मिलते. हाउएवर इन एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए तो जो ट्रैकीड्स आपको देखने को मिलेंगे दे आर एसोसिएटेड विद वेसल्स. तो वेसल्स के साथ एसोसिएटेड आपको नज़र आते हैं. इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वेसल्स लेट नज़र आ रहे हैं. वेसल्स आपको एंजियोस्पर्म्स में नज़र आ रहे हैं जबकि ट्रैकीड्स टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, विच मीन्स दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट. तो इससे यही पता चलता है. अब ये कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करते हैं. ट्रैकीड्स हैं ऑब्वियसली डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, ट्यूब लाइक हैं, सो दे हेल्प इन कंडक्शन एज वेल एज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. If I talk about the thickenings, we will see various lignified thickenings in the walls of tracheids that can be of 5 different types, that is annular, spiral, scleriform, रेटिकुलेट एंड बॉर्डर्ड पिट. तो इतने तरह के हमारे पास थिकनिंग्स हो सकती हैं
ट्रैकीड्स की, जो कि लिग्निन के कारण है। ये थिकनिंग हमें मैच्योरेशन के टाइम पर नज़र आती हैं। जब जब ट्रैकीड मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे इस तरह की थिकनिंग्स नज़र आती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द thickenings present in the tracheids. If we talk about the next element, that is vessels. Vessels are also called as tracheae. Tracheae भी कहा जाता है। ये भी क्या है, जाइलम का एलिमेंट ही है। ये भी डेड है, लिग्निफाइड है, लेकिन वेसल्स में जो सेल्स होते हैं दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड इन एन elongated ट्यूब लाइक मैनर। तो एक सेल के ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, तो एक ट्यूब लाइक मैनर में सारे सेल्स अरेंज होते हैं। हियर वी कैन सी द डायग्राम ऑफ अ वेसल। अब ये जो वेसल है यहाँ पे आपको ऑब्लिक एंड पे एक प्लेट सी नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट एक ऐसी प्लेट है जो कि छेद वाली है, जिससे जो है वाटर मिनरल्स जो है ल्यूमन से आराम से एक से दूसरे सेल और दूसरे से तीसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो सेल्स हैं आपस में जो है इनकी एंड वॉल्स जो है वो डिज़ोल्व जैसी हो जाती हैं। ठीक, सो वेसल्स आर वी से इट्स डेड एट मैच्योरिटी, है ना, बिकॉज यहाँ पे लिग्निन है, बिना न्यूक्लियाई के होती हैं। लेकिन वेसल्स की आपको एब्सेंस जो है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में नज़र आती है। हम ये कहते हैं कि जो वेसल्स हैं दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ऐसी वुड्स जहाँ पे वेसल्स एब्सेंट होती हैं उनको बोलते हैं नॉन पोरस वुड, सॉफ्ट वुड और होमोजाइलस वुड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जिम्नोस्पर्म में निटेल्स और एफेड्रा हमारे पास एक ऐसे एग्जाम्पल है जो कि वेसल्स, प्रिमिटिव वेसल्स कंटेन करता है। ऑन द अदर हैंड टेरिडोफाइट्स में भी एक्सेप्शन है जैसे कि सिलेजिनेला, इक्विसिटम एंड टेरिडियम। ये तीन ऐसे पौधे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के, जहाँ वेसल्स होती हैं। अदरवाइज वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड दैट्स व्हाई देयर वुड इज नॉन पोरस वुड, सॉफ्ट वुड और होमोजाइलस वुड। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन एंजियोस्पर्म की तो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, एंजियोस्पर्म की तो करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। तो वेसल्स आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। That's why the angiospermic wood is called as the porous wood or hardwood, or we can also say heterozylous wood. तो हम जो है वेसल्स को बोलते हैं कि दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और उस तरह की वुड जहाँ वेसल्स मौजूद होती हैं उसको बोलते हैं पोरस वुड, हार्ड वुड और हेट्रोजाइलस वुड। बट we have certain exceptions in angiosperm as well. There are certain primitive families where vessels are absent, that is Tetracenteraceae, Trochodenderaceae and Winteraceae. इन तीनों में primitive families हैं angiosperm की जहाँ पे vessels absent होते हैं। On and all, जो vessels हैं they are the most advanced type of conducting elements. ठीक, तो वेसल सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप के कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ वेसल्स, कि वेसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखी है, साइज़ कैसा है, उस बेसिस पे भी आपको दो अलग अलग तरीके की वुड्स देखने को मिलती है, दैट इज़ डिफ्यूज्ड पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड। डिफ्यूज्ड पोरस वुड प्रिमिटिव वुड है। यहाँ पे वेसल्स का साइज हमेशा से ही सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। द वेसल्स आर ऑफ सेम साइज, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। तो वेसल्स का साइज हमेशा एक जैसा ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल होगा इस चीज़ में, वी हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हैविंग डिफ्यूज्ड पोरस वुड। तो
यहाँ पे वेसल, ये सारे एग्जाम्पल हम एंजियोस्पर्मिक वुड के बता रहे हैं. एंजियोस्पर्मिक वुड भी डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस हो सकती है. तो डिफ्यूज पोरस का एग्जाम्पल है पायरस, बेटुला, रोज, यूजीनिया. The other one is the ring porous wood. Ring porous wood is the most advanced type of wood in angiosperms, in which the vessels are large during the early or spring season, or the spring wood or the early wood having a large vessels, and the size of vessel become narrow in late or autumn season, which is also called late wood or autumn wood. ठीक, यानी कि सीज़न के हिसाब से वेसल्स जो है वो नैरो और ब्रॉड हो जाती हैं. इसका एग्जांपल क्विरकस, मोरस, टीलिया और दलबर्गिया सीसो है. तो we have these examples of diffused and ring porous wood. Ring porous wood is the most advanced type of angiospermous wood. So this is all about vessels. Now, after vessels, we know that the third element of xylem is xylem fiber, and it's again dead because of deposition of lignin. We call it as a wood fiber because it is highly present in wood. The fiber is sclerenchymatous in nature, hence sclerenchymatous fiber, which is found absent in protoxylem and protophyllum, which means that the initially formed xylem and initially formed phloem, protoxylem, newly formed xylem, protophyllum, newly formed phloem. In that case, these xylem fibers are completely absent, also called as libriform fibers. The xylem fibers are also called as libriform fibers. The main function is to provide mechanical support. If we see the structure, we have elongated tapering end with obliterated lumen, which means reduced lumen, and there is the presence of septa, so it can be septate, and if it's absent it will be aseptate. Now, after studying these fibers, we move next towards the last xylem element, that is xylem parenchyma. The only living cell in xylem is xylem parenchyma. It's living and thin-walled, which means that the wall is made up of cellulose, primary in nature, with prominent nucleus and dense protoplasm. So we see dense protoplasm, a prominent nucleus, and these are present in xylem of all vascular plants. The xylem parenchyma is present in the xylem of all vascular plants. The xylem parenchyma is also called as paratracheal parenchyma because they are associated with vessels. The xylem parenchyma is also called as paratracheal parenchyma. Remember that because it's associated with vessels, and they are also known as ray parenchyma. That's important to note. ये चीज़ नोट रखनी है कि xylem parenchyma को ray parenchyma भी कहा जाता है. अब functions क्या हैं parenchyma के? They help to store the food material such as starch, food. They help to store tannins. They also help in radial conduction of water, which is in radial direction, यानी कि lateral direction में पानी जो है नीचे से ऊपर तो जाता है, पर साइड में कैसे जाएगा? पौधे की एक विड्थ है, उसको भी तो देना है. तो विड्थ में रेडियल डायरेक्शन में जो है कंडक्शन करनी है वाटर की, जिस कारण से इसको रे पेरेनकाइमा भी कहा जाता है. दिस इज द रीजन वाई पेरेनकाइमेटस सेल्स विच हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ द वाटर, they are called as ray parenchyma cells. So this xylem parenchyma is the ray parenchyma which helps in the radial conduction of water. Okay, so now we are kind of done with the elements of xylem, where we studied about tracheids, the most primitive vessel present in pteridophytes gymnosperms, then vessels, which is most advanced type in angiosperm, with their presence in diffuse porous and ring porous wood, and along with that we studied the significance of fiber, and all of three these elements are dead. On the other hand, we have xylem parenchyma, which is living tissue in xylem,
and it is also called as ray parenchyma that helps in radial conduction. So this is about the xylem. And now see the presence or distribution of xylem in the plant. We have primary xylem and secondary xylem that occurs during different stages of life cycle in a plant. Talking about the primary xylem, the origin of primary xylem is promeristem. This we have already discussed in the very first video of anatomy, where we studied uh, about the promeristem, the origin of meristem and how it develops. So primary xylem develops from promeristem that helps in the primary growth of the plant. They help to increase the length of the plant, and again this primary growth can be attained with the presence of protoxylem and metaxylem. And protoxylem means newly formed xylem. On the other hand, metaxylem is the old mature xylem. So protoxylem gets converted into metaxylem with time. Here in protoxylem, vessels with narrow diameter is present. On the other hand, in metaxylem the vessels are with broad diameter, which means metaxylem is more mature than protoxylem. Now, this presence of protoxylem, metaxylem in the primary growth of the plant can be seen in different positions in both shoot and root. So, the arrangement of protoxylem and metaxylem we see in root and shoot. Here we have endarch condition in stem and exarch condition in roots. We have exarch condition in roots, endarch condition in stem. What does it mean? It means that the pith, the center portion of the wood or the plant, is having protoxylem, while the periphery is having metaxylem, and such growth is centrifugal, which means they are coming from center to the periphery, so it's centrifugal. Why? Because in stem we see that the periphery requires to deal with more external environment. The periphery of the plant, the external body of the plant has to be in exposure with the external environment, so they have to perform the processes like transpiration, and they need to provide the moisture. Because of that, the metaxylem or the big xylem or mature xylem is towards the periphery in case of stem. On the other hand, in case of roots, we have exarch condition, which means pith is having metaxylem, periphery is having protoxylem, and such an arrangement is a centripetal arrangement in stem. Why? Because the absorption of water in the roots take place with the help of capillary action, and this is more helpful if the small thread like protoxylem will be present towards the periphery. So this is how the development takes place in both exarch and endarch condition. Talking about the secondary xylem, so the secondary xylem is helpful in secondary growth. The origin of secondary xylem is done by secondary meristem or lateral meristem, through which the development of vascular cambium, cord cambium takes place, and hence help in secondary growth. So this is all about in this video. I hope you like, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.